नमस्कार, मैं हूं मानसी दवे और जी बिजनेस की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। कोरोना काल के दौरान बॉटम से टॉप तक की रेस में बाजार ने जोरदार रिटर्न्स दिखाए हैं। हालांकि अभी भी कोरोना का दौर जो है वो जारी है, लेकिन हालात बदल रहे हैं। एक साल पहले उपजी आशंकाओं की जगह अब उम्मीदें दिखने लगी हैं। कई सेक्टर में काफी अच्छी रिकवरी भी आ चुकी है और इसका असर शेयर पर भी और उनके दामों पर भी देखने को मिल रहा है। सवाल ये है कि इस स्तर पर बाजार में अब क्या किया जाए। क्या पुराने निवेश को ही होल्ड करें या फिर नए निवेश का भी मौका यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। अगर मौका है तो किन शेयरों में, कौन से सेक्टर्स में निवेश करना है और क्या हो आपकी निवेश की रणनीति, ये जानने के लिए लेकर आए हैं हम हमारी एक खास पेशकश, बॉटम से टॉप तक अब क्या खरीदें। और हमारी इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ रहे हैं ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन और क्राफ्ट्स वेल्थ मैनेजमेंट के आशीष कुकरेजा। संदीप जी, आशीष जी, गुड आफ्टरनून। बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। दोनों से एक एक कर मैं सारे थीम्स के बारे में पूछूंगी और उसके बाद आपके पसंदीदा शेयर्स और उनके पीछे की रीजनिंग भी जानूंगी। लेकिन आप दोनों से पहले ये पूछना चाहूंगी कि ये थीम कैसी है और साथ ही आत्मनिर्भर भारत, इस थीम से शुरुआत करेंगे क्योंकि आत्मनिर्भर भारत देश को बनाने के लिए सरकार की जो कवायद है काफी आगे बढ़ते हुए दिखे हैं। इंपोर्ट को कम करना और साथ ही एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने पर फोकस है। संदीप जी, आप बताएं ये थीम आपको कैसी लग रही है और साथ ही आत्मनिर्भर भारत को जोड़ते हुए कौन सा शेयर सुझाएंगे आप? बिल्कुल, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत ही अच्छा शो प्लान किया है, क्योंकि देखिए पिछली बार याद है 23 मार्च को जब बॉटम बना था और आज वापस से हम लोग एक ऊंचाइयों पे बैठे हुए हैं। तो कोरोना हो सकते हैं, नंबर ऑफ केसेस तो देखिए महाराष्ट्र में पिछली बार से ज्यादा है। अगर कोरोना का चार्ट देखें तो कोरोना का चार्ट खराब हुआ है, बट मार्केट्स का चार्ट जबरदस्त है। बट एक्सपीरियंस कितना मैटर करता है, तो यही चीज से सीखना है हमें कि देखिए एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि इतना खराब समय आया, इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता था दुनिया में, कि हर चीज लग रही थी कि बंद होने वाली है और फिर मार्केट इतना चल रहा है। तो मार्केट की रोबस्टनेस के ऊपर बिल्कुल भी डाउट नहीं है। मार्केट्स चलने हैं, कुछ भी हो जाए दुनिया में। तो और भारत में जिस तरीके से भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के ऊपर जो एक मुहिम चलाई थी, और मैंने इनफैक्ट आत्मनिर्भर स्टॉक्स भी स्पेशल शो इसी टाइम पे किया था लास्ट ईयर। तो मुझे लगता है कि ये थीम बहुत जबरदस्त है। और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से आत्मनिर्भर भारत में जो मेरा पिक है वो है बीडीएल, भारत डिफेंस लिमिटेड। मुझे बहुत बढ़िया लगता है स्टॉक। सबसे इंपॉर्टेंटली बहुत अच्छे लेवल्स पे है और बेहतरीन डिविडेंड यील्ड है, बेहतरीन वैल्यूएशंस। और देखिए पीएसयू वैसे भी बहुत फ्लेवर में है। सरकार को ये चीज बिल्कुल समझ में आई भी है कि कहीं ना कहीं इनके वैल्यूएशंस को लेकर उनको और भी कदम उठाने पड़े तो उठाएंगे, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन की बातें हो रही है, डिसइन्वेस्टमेंट की बातें हो रही है, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की हो रही है। सो ओवरऑल भारत डायनामिक्स मुझे बहुत बढ़िया लगता है इन वैल्यूएशंस पे और इन फंडामेंटल्स में। आराम से 410 के टारगेट के लिए स्टॉक को लेना चाहिए। बिल्कुल, तो चलिए इस सीरीज, इस खास पेशकश में पहला शेयर भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। आशीष जी, आपसे जानना चाहूंगी थीम और साथ ही आत्मनिर्भर भारत को जोड़ते हुए आपका पसंदीदा शेयर। आई थिंक संदीप जी ने बहुत अच्छे से पर्सपेक्टिव दिया। ज़रूर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइमिंग है इस शो के लिए, क्योंकि मार्केट अच्छे से चला और अब लोगों को, निवेशकों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो ये इंडिया स्टोरी प्ले आउट हो रही है ये पिछली बारी से बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है और मार्केट में निवेशित रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और और जिस तरीके से सेल्फ रिलायंट एक थ्योरी है अब ग्लोबल, वो इंडिया उसके फोर फ्रंट पे है। मानसी, चाइना की ने जिस तरीके से ये एक फिलॉसफी फॉलो करी है, अब बहुत से बड़े देश इस चीज़ को समझते हैं और इंडिया इसका ना ही सिर्फ बेनिफिशियरी है बट बहुत अच्छा पैसा बनाने का मौका है निवेशकों के लिए आने वाले कुछ सालों में। तो मैं बहुत तारीफ़ करना चाहूँगा आपकी इस प्रोग्राम को प्लान करने के लिए। अब जो पहला स्टॉक आत्मनिर्भर भारत, और बिल्कुल सही बात है, यही सबसे बड़ी थीम है। इसके बाद की थीम तो सब इसके नीचे नीचे आएगी। सबसे इम्पोर्टेंट थीम ही यही है कि इंडिया आत्मनिर्भर बन रहा है और उसमें डीवीज, जो आपको पता ही है कि एक उम्दा फार्मा कंपनी एपीआई के बिजनेस में बहुत बड़ी, और एपीआई एक ऐसा सेगमेंट है जो इस पूरे आत्मनिर्भर भारत को लीड कर रहा है। और बहुत से ऐसे केमिकल्स जिसमें हम लोग अब दिग्गज बन जाएंगे दुनिया भर में, और डीवी उसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। कैपेसिटीज रेडी हैं,
उम्दा मैनेजमेंट है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सो मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा स्टॉक है जो साल भर में 6 महीने से साल भर में 4200 तक के स्तर भी दिखा सकता है। बिल्कुल, तो आशीष जी की तरफ से उनका पहला पसंदीदा शेयर डिविज, जहां पर आपको नजर रखनी है, और आपको पहला आत्मनिर्भर भारत थीम से जुड़े 2 शेयर्स हमने बता दिए। लेकिन आत्मनिर्भर भारत से एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा ही, लेकिन एक और सेगमेंट है जिस पर सरकार काफी फोकस करी है, पीएलआई स्कीम की मैं बात कर रही हूँ। इससे घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और साथ ही एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलता हुआ दिखेगा। इसका असर काफी सारे सेक्टर्स पर पड़ेगा, जैसे टेक्सटाइल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा। विस्तार से एक्सपर्ट से जानते हैं कि इनसे जुड़े कौन से शेयर हैं जो इनकी पसंद में शामिल होते हैं। संदीप जी, आप पहले बताएं। पीएलआई स्कीम के तहत अगर कोई स्टॉक अच्छा लगता है मुझे, तो देखिए पीएलआई तो बहुत बड़ा ये इनिशिएटिव सरकार ने लिया है, और पीएलआई को लेकर सारे सेक्टर्स में काफी सारे स्टॉक्स निकलेंगे। और देखिए ये ऐसा एक थीम बना रही है सरकार कि आने वाले दिनों में जो मेक इन इंडिया जो एक थीम है, उसको लेकर एक बहुत बड़ा स्टेप है ये। तो मुझे लगता है पीएलआई में मैं केमिकल्स पे और ज्यादा बुलिश हूँ। टेक्सटाइल, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा सब में ही है, बट अतुल लिमिटेड एक मेरा फेवरेट स्टॉक रहा है, जिसको मैं 3 फिगर से बोलते हुए आ रहा हूँ। आज 4 फिगर भी है और थोड़े दिनों में 5 फिगर भी पहुंचेगा। तो आराम से अतुल लिमिटेड एक बेहतरीन फंडामेंटल वाली कंपनी है, अरविंद ग्रुप की कंपनी है। और इस ग्रुप से मैंने और भी बहुत सारे स्टॉक्स दिए, जैसे कि अतुल है, अमल है, अनूप है। तो ये अतुल इंडस्ट्रीज, वैल्यूएशंस भी सस्ते, ग्रोथ भी देखिए 25 से 30% की ग्रोथ से कंपनी ग्रो कर रही है, और ऑलमोस्ट जीरो डेट कंपनी मानूंगा मैं। 20,000 करोड़ की मार्केट कैप है, और बिल्कुल ये स्टॉक को ले। 7750 का पहला टारगेट, 7950 का दूसरा टारगेट। बिल्कुल आशीष सर, पीएलआई स्कीम को जोड़ते हुए आपका पसंदीदा शेयर कौन सा है? देखिए, बिल्कुल आत्मनिर्भर भारत का इंजन जो है वो पीएलआई स्कीम ही है, और कहीं ना कहीं जो ये सेक्टर्स हैं उसमें केमिकल, मैं भी केमिकल सेक्टर को ही एक बड़ा बेनिफिशियरी मानता हूँ इस स्कीम का। उन्होंने दोनों हाथों से इसको ग्रैब किया है। उसमें नियोजन एक क्वालिटी कंपनी मुझे लगता है, जिस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग फॉरवर्ड इंटीग्रेशन पीएलआई स्कीम से पहले ही इन लोगों ने कहीं ना कहीं अपने अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करना शुरू किया और उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि रेगुलर कैपेसिटी एक्सपेंशन की वजह से और जिस तरीके से हर सेगमेंट में इनकी पकड़ बहुत मजबूत है, और हमेशा से एक अच्छी टीम बहुत मैटर करती है, और एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट वाली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे लगता है नियोजन यहाँ से आपको लंबी अवधि के लिए रखना चाहिए। एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर ये आपको 1200 से 1500 के स्तर भी जल्दी दिखाए। बिल्कुल सर। संदीप जी, अगली जो थीम है गवर्नमेंट स्पेंडिंग और साथ ही इंफ्रा फोकस, हम लगातार देख रहे हैं सरकार किस तरह से रियल एस्टेट सेक्टर, इंफ्रा, सीमेंट, इन तमाम को बूस्ट देने की कोशिश में, खासतौर से इंफ्रा और रियल एस्टेट की बात करें तो काफी कुछ कर भी रही है। कैपिटल गुड्स, सीमेंट, मेटल्स पर इसका इवेंचुअल इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। इस थीम को जोड़ते हुए आपकी पसंद कौन सी है? बिल्कुल, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बट जो स्टॉक अभी कंसोलिडेटेड है, अच्छे लेवल्स पे है, क्योंकि देखिए मार्केट चल भी रहा है, और जैसा आशीष जी ने कहा कि इस बार ये समय डिफरेंट है, भले कोरोना है, मगर सितंबर और दिसंबर के क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हुए एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स थे। और मैं ये कहूंगा कि अभी भी मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में बहुत अपॉर्चुनिटीज है, घबराना नहीं है मार्केट्स में, और अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स, अच्छे वैल्यूएशन वाले लेने हैं। तो मैंने इस पर्टिकुलर थीम पे 3 स्टॉक्स दिए हैं। इरकॉन इंटरनेशनल, अगेन पीएसयू थीम भी है, रेलवेज भी है, और साथ में मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया बिजनेस मॉडल भी है। ओएफएस आया हुआ था, उसकी वजह से थोड़ा सा भाव पे भी दबाव आया हुआ है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है गिरे हुए भाव पे लेने की। तो 84 के लगभग भाव चल रहा है, 102 रुपए के टारगेट के लिए स्टॉक को ले। दूसरा है मेटल्स की थीम के साथ, अगेन पीएसयू स्टॉक्स, एक अलग ही टाइप की कंपनी जो डिफेंस में भी माना जा सकता है, वो मिधानी। 183 रुपए के लेवल्स होंगे अभी, 220 रुपए का टारगेट। और सीमेंट कैन बी अ वेरी गुड प्ले। इनफैक्ट हमेशा मैं बोलता हूं कि इंफ्रा पुश का अगर कोई सरोगेट वे ऑफ प्लेइंग है तो वो है सीमेंट। और सीमेंट के बहुत सारे स्टॉक्स आज, जैसे मैंने अंजनी पोर्टलैंड भी दिया, बहुत सारे डेक्कन सीमेंट, स्टार सीमेंट, नॉन स्टॉप लिस्ट है। बट उसमें से इस बार जो लग रहा है अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखते हुए हेडलबर्ग सीमेंट को बिल्कुल लेना चाहिए, और 270 के टारगेट के लिए आने वाले 6 से 9 महीने। ऑलराइट, आशीष जी, आपकी तरफ से गवर्नमेंट स्पेंडिंग और इंफ्रा पर फोकस से जोड़कर कौन सी पसंद है?
अगेन बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन होती है सीमेंट स्टॉक्स को लेने की, और हम करते ही रहते हैं। सीमेंट बैकबोन सेक्टर है, कह सकते हैं इंफ्रा के लिए, और हेल्दी डिमांड दिख रही है उसमें। कोई भी स्टॉक उठाइए, मैं अपॉर्चुनिटी लूँगा कि मैं स्टॉक तो दूसरा दे रहा हूँ लेकिन सीमेंट में भी कुछ नाम लेना चाहूँगा। चले भले ही वो अल्ट्राटेक जैसा लार्ज कैप स्टॉक हो या फिर बिरला कॉर्प जैसा मिड कैप स्टॉक, आने वाले समय में ये स्टॉक्स अच्छा करेंगे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे एक ऐसा स्टॉक रिकमेंड करना चाहूँगा जो यूजुअली ज़्यादा अग्रेसिवली नहीं होता है, ताकि आप वो अपने पोर्टफोलियो में जमा करें। पॉलीकैब जो एक लेट्स से एक बेनिफिशियरी है, रियल एस्टेट आपने बोला, इंफ्रा आपने बोला, उसकी एक होम ग्रोन कंपनी जिसने बहुत अच्छे से एडवांसमेंट किया है और अपने टाई-अप्स के साथ और अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को, आज की डेट में इनके पास 25 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं और ऑलमोस्ट सब सेगमेंट्स में एक अग्रणी कंपनी है, और एलईडी प्रोडक्ट्स के लिए इनके स्ट्रॉन्ग टेक्निकल टाई-अप्स हैं। और ऐसी हर कंपनी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो होता है वो सबसे क्रिटिकल होता है, और एक बहुत ही उम्दा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन्होंने बनाया है। सो पॉलीकैब मुझे इन लेवल्स पे एक इंटरेस्टिंग और फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग बैट लगती है। 2000 तक के स्तर देना चाहूँगा, लेकिन ज़रूर आप सीमेंट में भी अपनी पकड़ बना के रखिए। उधर बिरला कॉर्प और अल्ट्राटेक जैसे स्टॉक्स पे नजर रखिए। बिल्कुल, चलिए अगली थीम जो है वो है पीएसयू डाइवेस्टमेंट, सरकारी विनिवेश, और इससे सरकार को दूसरी योजनाओं पर खर्च करने में भी काफी हद तक मदद मिल सकती है। सरकार का फोकस यहाँ पर भी है। संदीप जी, आपका पसंदीदा शेयर पीएसयू डाइवेस्टमेंट थीम को जोड़कर। पीएसयू डाइवेस्टमेंट तो अगेन वन ऑफ माय फेवरेट थीम्स है, और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा प्ले है और बहुत अच्छे पैसे भी बने हमारे चैनल पे जिन्होंने भी यहाँ पे देख के स्टॉक्स लिए हैं। उनमें से बीपीसीएल, देखिए हर बार जब भी न्यूज ब्रेक हुई है इस सेक्टर को लेकर और इस पर्टिकुलर थीम को लेकर, तो वो जी बिजनेस पे हुई थी। और बीपीसीएल 432 रुपए के भाव है, 490 और 530 का टारगेट। बहुत ही बेहतरीन प्ले है और काफी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ने बहुत बड़े बड़े टारगेट्स दिए, फैंटास्टिक फंडामेंटल्स। और दूसरा स्टॉक जो है आरसीएफ में तो देखिए लैंड बैंक की स्टोरी वो अलग है, बढ़िया थीम है, और फर्टिलाइजर्स की थीम है, सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स की बात कर रही है, एग्री थीम पे एनीवेज आई एम वेरी बुलिश। और ये स्टॉक देखिए हम लोग 40 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए हर लेवल्स पे रेकमेंड कर रहा हूँ, और आज 80 रुपए होंगे तो भी मुझे सस्ता लगता है वैल्यूएशन के लिहाज से, और जो वैल्यू है इस कंपनी में, तो 105 के टारगेट के लिए स्टॉक को लेना चाहिए आने वाले 3 से 6 महीने। बिल्कुल, आशीष जी, आपकी पसंदीदा शेयर इस थीम को जोड़कर। देखिए, आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपकी एडिटिंग टीम और एडिटर टीम और प्रोड्यूसर साहब, और बहुत ही अच्छे से आपने स्ट्रक्चर किया है इस फॉर्मेट को। मानसी, यही है बस मार्केट का लेखा जोखा जो आपने सेगमेंट बनाए हैं, इसमें अगर आपने पकड़ बना ली तो आप ज़रूर पैसा बनाएंगे मार्केट में। और अब उस थीम में बहुत अच्छे से संदीप जी ने समझाया। एक कॉन्टेरियन बेट में लूँगा आईडीबीआई। देखिए, जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों में दिख रहा है कि तैयारी चल रही है इसको डाइवेस्ट करने की, अभी तो वैसे इतने स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशंस नहीं है, बट एक ऑब्वियस कंटेंडर तो है। एलआईसी जो एक बड़ा कहते हैं कि वो कैटलिस्ट प्ले करेगा, और उसकी पूरी सपोर्ट है। और जिस तरीके से स्टॉक भी बाहर निकला पीसीए से, तो आई क्लियरली एक बड़ा दावेदार दिख रहा है, और डाउनसाइड बहुत कम है यहाँ पे। अब दिख ही रहा है कि इसको आगे डाइवेस्टमेंट की तरफ जाएगा। नियर टर्म में 50 से 55 तक के टारगेट आ सकते हैं, लेकिन अगर इम्प्रूवमेंट देखने को मिली कोर बिजनेस में तो शायद और भी बड़े नंबर आ सकते हैं। मुझे लगता है कि इस फाइनेंशियल ईयर में ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाइवेस्टमेंट का कैंडिडेट है। ज़रूर कॉनकॉर जैसे स्टॉक्स भी नज़र में रहेंगे। बीपीसीएल तो आपको पता ही है, बहुत अच्छे से निवेशकों ने उस पर, जी ने काफ़ी अच्छे से उसको रिकमेंड किया है। लेकिन आई थिंक कॉनकॉर इज़ अनदर गुड स्टॉक टू लुक एट। ओके, तो चलिए, ये तो पीएसयू डाइवेस्टमेंट थीम को जोड़कर बातचीत हुई, लेकिन साथ ही कोरोना काल के दौरान भी हमने देखा है कि टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस कितनी बढ़ती हुई दिखी, और अब टेक्नोलॉजी कितनी आगे जाती हुई दिख सकती है, टेक्नोलॉजी की शक्ति क्या है ये हम सब जानते हैं। तो चलिए, न्यू एज टेक्नोलॉजी जो कि कमिंग अप कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि इसकी ताकत हम अब तक देख भी चुके हैं। आगे इस पर क्या फोकस रहेगा, इससे जुड़े शेयर्स कौन से, संदीप जी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ये थीम बहुत जबरदस्त है, और जिस तरीके से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पूरी दुनिया का हुआ है, डिजिटलाइजेशन चल रही थी, मगर अब
तूल पकड़ी है और लोगों को समझ में आया कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस है और बहुत सारे स्टॉक्स जबरदस्त कर रहे हैं। ये मैं नहीं कहूंगा कि इस स्पेस में स्टॉक्स नहीं है, बट मुझे वहां पे बहुत डर लगता है, भले ही वो जस्ट डायल हो या आप इंडिया मार्ट हो या इन्फो एज हो। इन्फो एज में फिर भी बहुत वैल्यू दिखती है, बट ओवरऑल वहां पे क्योंकि वैल्यू अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटीज भी आएगी, बट मुझे डर लगता है वैल्यूएशन को लेकर। बहुत बड़े बड़े वैल्यूएशन है। आईआरसीटीसी एक अच्छी थीम थी, बट उसको भी मैंने नहीं लिया। बट मैंने एक कॉन्ट्रारियन भी नहीं बोलूंगा मैं, बट एक आउट ऑफ द बॉक्स में ये बोलूंगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि वहां पे मुझे रिलायंस जियो का जो वैल्यू अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटी दिखती है वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। तो रिलायंस जियो के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलायंस इंडस्ट्रीज को ले सकते हैं और बहुत बढ़िया लेवल्स पे अभी, क्योंकि ये स्टॉक को रेकमेंड करने का एक रीजन भी है, क्योंकि ये ऊपर के लेवल से 15-20% करेक्ट भी किया हुआ है, अच्छा कंसोलिडेशन भी है और यहाँ से डाउनसाइड रिस्क मुझे कम लगती है और अपसाइड ज्यादा जाने का लगता है। तो बिल्कुल इन लेवल्स पे लेना चाहिए 2350 के टारगेट के लिए इस थीम को प्ले करने के लिए। ओके तो चलिए ये आपको मिलती हुई राय आईटी पर। आशीष जी, आपके पसंदीदा शेयर आईटी ई कॉमर्स थीम की अगर बात करें तो? I must appreciate this call as well, मानसी, जो संदीप जी ने अभी ली। मैं आपको एक ज़रूर पर्सपेक्टिव यहाँ पे देना चाहूँगा कि अगर हम ग्लोबल टेक जाइंट्स की बात करेंगे तो अगर जिस तरीके से संदीप जी इसको समझा रहे हैं हमें, अगर वो प्ले आउट होता है तो जियो इज़ आर आंसर टू द ग्लोबल टेक जाइंट्स इन द वर्ल्ड। एंड अगर आने वाले समय में कंसोलिडेशन हुआ और जियो उसको प्ले आउट कर पाया तो ये एक बहुत बड़ा प्ले होगा। एंड आई कंप्लीटली अग्री विद हिम। आई वुड ऑल्सो बैक दैट रिकमेंडेशन इन टर्म्स ऑफ द वे टेक कैन प्ले आउट। लाइक आई सेड, उसकी गिनती हमको छोटे मोटे टेक्नोलॉजी प्लेयर्स में नहीं बट टेक जाइंट्स की तरह ट्रीटमेंट देना शुरू करेंगे रिलायंस को। सूनर और लेटर दैट विल प्ले आउट। अब जो मैं स्टॉक लेना चाहूँगा वो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, हाल ही की लिस्टिंग रूट मोबाइल। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक यूनिक प्ले है, एक मोनोपोलिस्टिक जिसे बोलते हैं, दो इट्स नॉट अ एब्सोल्यूट मोनोपोली, बट दुनिया भर में सिर्फ 4 या 5 ही ऐसी बड़ी कंपनीज हैं जो इस प्रोडक्ट में, जो आप जिसको सी पैस प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, उसको प्ले आउट करती हैं। और गोइंग अहेड आई थिंक डिमांड काफ़ी स्ट्रांग रहेगी। और अगर इसमें क्या है, आपको और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, आपको आपका जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ है वो बहुत अच्छे तरीके से होता है अगर आप इनोवेट करते रहें और अपने प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं और ज़्यादा स्केल करें। सो जिसके लिए ये कंपनी बिल्कुल तैयार दिखती है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है। जैसे कहते हैं मेहनत करके कंपनी बड़ी करी है, तो डेफिनेटली दैट्स इन देयर डीएनए। सो रूट मोबाइल कैन बी इंटरेस्टिंग प्ले। यहाँ पे भी मैं 2000 तक के स्तर देना चाहूँगा साल भर में। ओके तो चलिए दोनों ही एक्सपर्ट्स की तरफ से न्यू एज टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, उनके पसंदीदा शेयर अब हमारे पास हैं। लेकिन एक और ऐसी थीम है जो कि काफी मशहूर रही इन दिनों, राइज ऑफ रिटेल। इसका सीधा असर डिपॉजिटरीज, एक्सचेंज, एएमसीज, ब्रोकर्स, सेट इन तमाम मैनेजमेंट कंपनियों पर पड़ता हुआ दिखा। संदीप जी आप बताइए, इस थीम को जोड़ते हुए आपकी पसंद क्या है? बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट अप्रिशिएट कि एक एक थीम इतनी रेलेवेंट है और इस शो में पूरे इस एक साल का समावेश मिल जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। और जब मैं स्टॉक्स चुन रहा था तो बहुत मजा आ रहा था इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए, तो क्योंकि जिस तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस बढ़ी है, जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन फाइनेंशियल बीएफएसआई इंडस्ट्री में आई है और जो फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स हो रही है इंडिया में, उसको देखते हुए और जो बहुत लोग स्टॉक मार्केट की तरफ आकर्षित हुए, बिकॉज क्योंकि ये माहौल ऐसा था कि लोग बाग वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे थे, कुछ लोग फ्री भी थे और मार्केट्स चल रहे थे, तो लोगों का पैसा भी बना। ऐसा नहीं है, जो लोग पहले से निवेशित थे उनको जरूर से रिस्क बहुत बड़ी आई, बट जो लोग नए निवेश स्टार्ट किए थे अप्रैल में उन्होंने बहुत पैसा बनाया और जबरदस्त डीमैट अकाउंट्स खुले। तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी पहले तो सीडीएसएल था, बट चूंकि सीडीएसएल के साथ मेरा नाम जोड़ा ही जाता, मैं 190-200 से बोलते आ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि 5 फिगर में पहुंचेगा, तो वो स्टॉक को मैं नहीं दूंगा आज। सीडीएसएल, बीएसई, एचडीएफसी, एमसी, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, द लिस्ट इज लॉन्ग, बट जो मेरा पिक है वो है एमसीएक्स आज के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया करेक्शन हो चुका है एमसीएक्स का और बहुत बढ़िया प्रोडक्ट्स लोग लॉन्च कर रहे हैं, इंडाइसेस, ऑप्शंस बहुत सारे और दूसरे कई एक्सचेंजेस आए हैं कंपटीशन में इस सेगमेंट में, कमोडिटीज में, बट मोनोपोली इनकी बरकरार है एंड आई एम वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक। और जैसे ही एनएसई की लिस्टिंग होगी तो वॉल्यूम को लेकर जो एक री रेटिंग होगी तो एमसीएक्स को बहुत बड़ी री रेटिंग मिलेगी। डाउनसाइड रिस्क मुझे बहुत कम लगती है और आता भी है
तो घबराना नहीं है। मेरा सबसे ज्यादा हाई कन्विक्शन कॉल मार्केट्स में, वन ऑफ द हाईएस्ट कन्विक्शन इस स्टॉक पे आता मुझे, और 1870 का टारगेट के लिए स्टॉक को लीजिए 6 से 9 महीने के लिए। बिल्कुल आशीष जी, आपकी पसंद इस थीम को जोड़कर क्या है, आप क्या चुनेंगे? देखिए, आपके कलीग से मैं बात कर रहा था कि संदीप जी और मेरा अगर स्टॉक कॉमन होगा तो क्या करेंगे, तो वो हुआ है यहाँ पे। इसीलिए मैंने एक दूसरा स्टॉक भी एक बैकअप रखा था, बिकॉज मुझे ज़रूर लग रहा था कि हमारे विचार कुछ ना कुछ थीम्स में मिलेंगे। तो MCX का तो ज़रूर मैं बोलूँगा कि बिल्कुल सही, कहते हैं ना, सही पकड़े हो संदीप जी, सो तो वही बोलूँगा मैं। लेकिन अब जो दूसरा स्टॉक जो मेरे ध्यान में आता है वो कैम्स। यू नो कि कैम्स इज़ अनदर बेनिफिशरी, बिकॉज जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि AMC's का बेस बढ़ रहा है, विदाउट एनी डाउट एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पर अभी भी अपसाइड अच्छी रह सकती है। तो ये आप एक ऑल्टरनेट ऑप्शन दे सकता हूँ मैं, बट MCX इज़ डेफिनेटली इज़ वन ऑफ द बेटर ऑप्शंस। ओके, तो चलिए, दोनों ही गेस्ट को MCX तो पसंद है ही और रिटेल थीम भी काफी पसंद आ रही है। एक आखिरी थीम जो बची है वो है ऑटोमोबाइल स्पेस, काफी फोकस में रहा, खासतौर से इलेक्ट्रिक व्हीकल के मायने, स्क्रैपेज पॉलिसी के मायने, ये सब कुछ पिछले दिनों हम समझते आए हैं। चलिए, इस थीम से जोड़कर दोनों ही एक्सपर्ट से उनकी राय जान लेते हैं। संदीप जी, आप बताएं। ये इस थीम को लेकर मैं वैसे काफी कॉशियस हूँ। देखिए, कोई भी ऐसी कोई थीम नहीं आती है, फैड होता है या कुछ भी एक कॉन्सेप्ट आता है, तो वहां पे अननेसेसरीली कई नई कंपनियां आके जो माहौल बनाना चाहती है, वहां पे नहीं जाके पुराने कुछ प्लेयर्स है उन्हीं पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पुराने प्लेयर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस के साथ बैठे हुए हैं, और ऐसी कोई भी बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है उसको एनकैश करने के लिए वेल इक्विप्ड और बेटर इक्विप्ड होते हैं। तो मैं एकदम सिंपल सा स्टॉक है, करेक्टेड स्टॉक है, बैटरी का स्टॉक, एक्साइड इंडस्ट्रीज में, उसको लेना चाहूंगा रादर देन इधर उधर के कई सारे नाम इसमें आते हैं, बट मैं वहां पे नहीं जाके 186 रुपए के भाव पे, जो कि अच्छा खासा करेक्ट हुआ स्टॉक है, 220 के टारगेट के लिए स्टॉक को बिल्कुल लेना चाहिए। चलिए, तो बिल्कुल ये राय संदीप जी की तरफ से। आशीष सर, इस खास पेशकश का आखिरी शेयर बताने जा रहे हैं, आपकी लिस्ट का भी आखिरी शेयर बताएं, कौन सा चुनेंगे? देखिए, स्क्रैपेज की क्योंकि संदीप जी ने ईवी के तरफ रुझान दिया, तो मैं वहाँ पे भी बोलना चाहूँगा कि स्क्रैपेज के लिए अगर आप कंसिडर करेंगे तो अशोक लेलैंड इज़ अ नो ब्रेनर। पूरा का पूरा बेनिफिशियरी रह सकता है, और बहुत डिटेल में आई थिंक बात होती है, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो क्लियर बेनिफिशियरी है, और किस फॉर्मेट में स्क्रैपेज पॉलिसी आगे बढ़ती है ज़रूर देखना होगा, लेकिन किसी भी फॉर्मेट में बढ़े ये स्टॉक अच्छा ही करेगा। लेकिन बैटरी सेगमेंट में मैं अब थोड़ा यहाँ एक अलग व्यू लेता हूँ कि मुझे अमर राजा जो है वो इस सेगमेंट में काफ़ी बेटर लगता है, क्योंकि वो कुछ अनाउंसमेंट्स आए हैं जहाँ वो भी इस सेगमेंट में कार्यरत हैं, और R&D उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रही है, और थोड़ा सा एक वेल रन ऑर्गेनाइजेशन मैं बोलूँगा, खर्चा कम काम ज़्यादा वाली अप्रोच है इस बैटरी कंपनी की, वो हमेशा से ऐसे बिजनेसेस में हेल्प करता है। तो अशोक लेलैंड और अमर राजा एक ऐसे स्टॉक्स हैं। अशोक लेलैंड में आप 150 तक का टारगेट ले सकते हैं स्क्रैपेज के लिए, और ईवी के लिए अनिल जी बहुत अच्छे से संदीप जी ने भी समझाया कि कैसे अभी ये नया सेक्टर है, वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट इट, बट एट द सेम टाइम जो दिग्गज हैं वो इसको ज़रूर भुनाएंगे, और उसमें हमें अमर राजा अच्छा लगता है। जी बिल्कुल, तो चलिए, खास पेशकश में सातों थीम को जोड़कर बेहतरीन शेयर दोनों ही एक्सपर्ट की तरफ से अब हमारे पास आ चुके हैं। संदीप जी, आशीष जी, आपका बहुत शुक्रिया इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने रिकमेंडेशंस हमें बताने के लिए। चलिए, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।